तो दोस्तों एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 10 सितंबर 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाते हैं? 10 सितंबर को। कब? 10 सितंबर को। ये देख लीजिए, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, इसके द्वारा हर वर्ष 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। इस बार थीम क्या है इसका? थीम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। क्या? क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। इसको मनाने वाली जो संस्था है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे को, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है NIRF रैंकिंग 2021 को टॉप किसने किया है? तो हाल ही में IIT मद्रास ने NIRF रैंकिंग 2021 को टॉप कर दिया है। धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे नए एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इसके पहले रमेश पोखरियाल जी थे, उन्होंने हाल ही में NIRF रैंकिंग जारी की है 2021 के लिए। पहली रैंकिंग 2015 में जारी हुई थी, तो जो 2021 की रैंकिंग है वो 6वां एडिशन है NIRF रैंकिंग का। इसमें 600 कॉलेजेस की रैंकिंग की गई, कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स की सबकी रैंकिंग की गई। जो NIRF रैंकिंग है 2021 की, उसमें 11 कैटेगरीज में इंस्टीट्यूट्स को डिवाइड किया गया है। आपको याद रखना है IIT मद्रास ने इंजीनियरिंग कैटेगरी के साथ साथ ओवरऑल कैटेगरी में टॉप किया है लगातार 6वें वर्ष। यानी जो NIRF की रैंकिंग है जब से जारी हो रही है तब से IIT मद्रास ने ही टॉप किया है। उसके अलावा आपको ये जरूर याद रखना है कि IIM अहमदाबाद ने मैनेजमेंट की कैटेगरी में, IISc बेंगलुरु ने यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में, मिरांडा हाउस ने कॉलेज कैटेगरी में, जामिया हमदर्द ने फार्मेसी की कैटेगरी में, और एम्स न्यू दिल्ली ने मेडिकल की कैटेगरी में टॉप किया है। तो NIRF रैंकिंग कौन जारी करता है? एजुकेशन मिनिस्ट्री। धर्मेंद्र पोखरियाल प्रधान जी ने हाल ही में रिलीज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति मिनिस्ट्री है। प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया गया है स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के तहत। देखिए, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जो डिपार्टमेंट है जल शक्ति मिनिस्ट्री के तहत, उसके द्वारा ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 ग्रामीण इसको कंडक्ट किया जाएगा। इससे पहले 2018-2019 में भी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण हो चुका है। पर्पस क्या है इस बार के स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का? ODF प्लस जो सिचुएशन है उसको इंश्योर करना कि भाई जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसका ढंग से हो रहा है निस्तारण या नहीं। 2014 से 2019 पूरे इंडिया में 5 वर्षों के लिए स्वच्छ भारत मिशन रन किया गया, और उसी दौरान गांवों को ODF फ्री, मतलब कि ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित कर दिया गया। उन्हीं 5 वर्षों के दौरान SSG स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 मोबाइल ऐप भी अनाउंस किया गया है उसी फेज के दौरान, सेकंड फेज के दौरान। तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 मोबाइल ऐप ये भी लॉन्च किया गया है। बाकी ये जो आपका स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 है ग्रामीण के लिए, इसको लॉन्च किसने किया है याद रखिएगा, प्रहलाद सिंह पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया की पहली इंडिजिनसली डेवलप्ड हाई एस कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट किसने इनॉग्रेट किया है? कहां पर इनॉग्रेट की गई? तो हाल ही में हाई एस कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट हैदराबाद में इनॉग्रेट किया गया। कहां पे? हैदराबाद में। देख लीजिए, इंडिया का पहला इंडिजिनसली डिजाइन्ड हाई एस कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट, इसको भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा हैदराबाद में इनॉग्रेट किया गया है। 10 करोड़ की लागत है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ नीति आयोग, PMO इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ कोल इसमें इन्वॉल्व है। ये जो कोल प्रोडक्शन प्लान है, ये जो आपका मेथनॉल प्रोडक्शन प्लान है, ये 0.25 टन पर डे के हिसाब से मेथनॉल प्रोड्यूस करेगा, और जो हाई एस कोल है उसका यूटिलाइजेशन किया जाएगा। इससे पोल्यूशन कम होगा। अच्छी बात यही है। ये देख लीजिए, जो इससे बाकी ये नहीं इतना पूछेंगे। मेथनॉल क्या है? मोटर फ्यूल है, ठीक है। शिप्स को पावर देने के लिए यूज किया जाता है, और क्लीनर पावर जो है मेथनॉल से प्रोवाइड किया जाता है। मेथनॉल जहरीला होता है, एथनॉल जहरीला नहीं होता है। तो कई बार मेथनॉल भी डेवलप कर लेते हैं लोग फ्यूल के लिए, तो कई लोगों की मौत हो गई। तो इसीलिए मेथनॉल काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जहरीला होता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की बात करें, 1960 में स्थापना हुई, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। नलिन सिंघल कुछ दिन पहले ही CEO बने हैं, MD एंड CEO बने हैं इसके। हिमालय दिवस किस डेट को मनाया गया? तो 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया गया। क्यों मनाया गया भाई? 9 सितंबर को नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा हिमालय दिवस मनाया गया है, नौला फाउंडेशन के साथ मिलकर। थीम क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हिमालयाज एंड और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हिमालय दिवस क्योंकि ये स्टेट
गवर्नमेंट द्वारा मनाया जाता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि 9 सितंबर 2015 से हर वर्ष हिमालय दिवस मनाया जाता है उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा। इस दौरान क्या हुआ, एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है पहाड़ पानी परंपरा पर। क्या, पहाड़ पानी परंपरा पर। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, विंटर है देहरादून, समर है गैरसैंण, चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी, जो गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, उन्होंने रिजाइन कर दिया है, नए अपॉइंट हो गए हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं, थोड़ा ज्यादा कवर करना है उसमें, इसलिए याद रखिएगा। फ्लावर वैली नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में। साइलेंट वैली केरल में, पिन वैली हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने किस कंट्री के साथ मिलकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड लॉन्च किया है। तो इंडिया और डेनमार्क ने मिलकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड लॉन्च किया है। ऑफशोर विंड क्या होता है, समुद्र में जो है पवन ऊर्जा बनाते हैं, उसको, उससे रिलेटेड होता है आपका ऑफशोर विंड। इंडिया डेनमार्क ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड लॉन्च किया है। देखिए इंडिया का टारगेट है 2030 तक 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बनाना, जिसमें विंड एनर्जी का अपना एक बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड, इसको ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत डेनमार्क और इंडिया स्टैब्लिश करने जा रहा है। इंडिया और डेनमार्क ने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस की थी 2020 में, ताकि सस्टेनेबल सॉल्यूशंस इंडिया को प्रोवाइड हो सकें। डेनमार्क आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, कोपेनहेगन इसकी कैपिटल है। डेनमार्क मन्नार की खाड़ी में एनर्जी आइसलैंड बनाने जा रहा है तमिलनाडु के साथ मिलकर, और डेनमार्क राजस्थान में डेयरी के लिए कोऑपरेट कर रहा है। तो डेनमार्क बहुत कुछ कर रहा है, ठीक है। डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर हैं मेट्टे फ्रेडरिक्सन, आपने कैपिटल देख ली कोपेनहेगन, करेंसी क्या है क्रोना, डेनिश क्रोना, और ये मेट्टे फ्रेडरिक्सन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनांस मिनिस्ट्री ने कितने राज्यों के लिए रेवेन्यू डेफिसिट की जो 9,871 करोड़ वैल्यू है उसकी 6वीं इंस्टॉलमेंट जारी कर दी है। तो हाल ही में फिनांस मिनिस्ट्री ने 17 राज्यों के लिए 6वीं इंस्टॉलमेंट के तौर पर रेवेन्यू डेफिसिट का 9,871 करोड़ का अमाउंट डिस्चार्ज कर दिया है। तो शायद अगर आपका एग्जाम रिसेंट में होने वाला है तो ये इंपॉर्टेंट है कि कितनी वैल्यू डिस्चार्ज की गई है 6वीं मंथली इंस्टॉलमेंट के तौर पर। तो 17 राज्यों को 9,871 करोड़ दिए गए हैं। 15 फिनांस कमीशन ने कहा था 17 राज्यों के लिए भैया ये रेवेन्यू शॉर्टफॉल हर महीने जाना है, और पूरे साल में कितना जाना है 1,18,452 करोड़। कितना, ये वैल्यू याद रखिएगा 1,18,452 करोड़ पूरे साल में जानी है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के तौर पर। ये किसने कहा था, 15 फिनांस कमीशन ने कहा था, और ये 17 राज्यों को जानी है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ये 6वीं इंस्टॉलमेंट मिलाने के बाद अभी तक राज्यों को 59,226 करोड़ की ग्रांट जारी की है। अच्छा, ये ग्रांट क्यों दी जाती है, देखिए संविधान के आर्टिकल 275 में इस ग्रांट का जिक्र है, पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। क्या, पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, आर्टिकल 275, इसी के तहत ये ग्रांट दी गई है 15 फिनांस कमीशन की रिकमेंडेशन पर। फिनांस कमीशन की जब भी बात हो तो आर्टिकल 280 याद रखिएगा, 280 के तहत इसकी स्थापना हुई 1951 में। फर्स्ट चेयरमैन फिनांस कमीशन कौन थे, केसी नियोगी। वर्तमान में 15th फिनांस कमीशन के हेड कौन है, एनके सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंट्री द्वारा बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित कर दिया। अभी तक कई सारी कंट्रीज ने अपनी क्रिप्टो करेंसी तो लॉन्च की थी, लेकिन बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर एल सल्वाडोर ने घोषित किया है। तो वर्ल्ड में पहली कंट्री है एल सल्वाडोर, जिसने डायरेक्टली बिटकॉइन को ही लीगल टेंडर घोषित कर दिया है। ये देख लीजिए, एल सल्वाडोर फर्स्ट कंट्री है वर्ल्ड में जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित कर दिया है। बाकी ये सब तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एल सल्वाडोर से रिलेटेड है। हाँ, क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन है उसकी बात कर लेते हैं। 2008 में स्टैब्लिश की गई थी, सर्च की गई थी या फिर बनाई गई थी सतोशी नाकामोटो द्वारा, ऑस्ट्रेलिया में बनाई गई थी। एल सल्वाडोर देख लीजिए, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, एकमात्र कंट्री है जो कि सिर्फ पैसिफिक ओशियन को छूती है, वरना सेंट्रल अमेरिकन सारी कंट्रीज मोस्टली किसको, अटलांटिक और दोनों को छूती हैं, पैसिफिक को। एल सल्वाडोर की कैपिटल है सैन सल्वाडोर, प्रेसिडेंट है नईब बुकेले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएमजी दिशा में एस किसके लिए है। तो जिसको पता होगा उसको पता होगा, साक्षरता अभियान है पीएमजी दिशा। ये देख लीजिए आप, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान पीएमजी दिशा। पर्पस क्या है, विलेजेस में 100% डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करना है, यानी सब लोग भैया मोबाइल चलाना जानते हो, इंटरनेट चलाना जानते हो। हाल ही में 3 दिनों की सर्टिफिकेशन ड्राइव रन की गई है रूरल सिटीजन्स के लिए कि भैया वो डिजिटली साक्षर हैं या फिर नहीं। कॉमन सर्विस सेंटर भी क्या कर रहा है, लोगों को 100% डिजिटली लिटरेट कर रहा है। पीएमजी दिशा की बात करें तो ये स्कीम लॉन्च की गई फरवरी 2017 में, जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है उसके तहत ही ये स्कीम लॉन्च की गई थी। पर्पस था 2019 के लास्ट तक
6 करोड़ पर्सन्स को रूरल एरियाज में क्या डिजिटली लिटरेट करना, लगभग 40% रूरल पॉपुलेशन को कवर करना है इसमें, ठीक है, रूरल हाउस होल्ड्स को कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कोल बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए रोड मैप बनाना है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने एक टास्क फोर्स बनाई है, एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। क्वेश्चन मेरा ये है कि आपके टास्क फोर्स के हेड कौन है, एक्सपर्ट कमेटी का मैं बताऊंगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा रॉन्ग प्रिंट हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने कोल बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन के रोड मैप को बनाने के लिए जो टास्क फोर्स बनाई है उसके हेड हैं विनोद कुमार तिवारी, VK तिवारी। अब देख लीजिए आप, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने एक टास्क फोर्स बनाई है, इसके अलावा एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है ताकि कोल बेस्ड हाइड्रोजन प्रोजेक्ट पर प्रोडक्शन पर एक रोड मैप प्रिपेयर किया सके। टास्क फोर्स के हेड हैं विनोद कुमार तिवारी, एक्सपर्ट कमेटी के हेड हैं RK मल्होत्रा, बस इतना याद रखिएगा। तो कोल मिनिस्ट्री चाहती है भैया कि कोल बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन हो, इसके लिए एक टास्क फोर्स बने और एक्सपर्ट कमेटी बने, दोनों की हेड याद रखिएगा। एक्सपर्ट कमेटी को रिपोर्ट अपनी 3 महीने देनी है। जो कोल होता है अगर उससे हाइड्रोजन आप बना रहे हैं तो ब्राउन हाइड्रोजन बनता है। क्या बनता है? ब्राउन हाइड्रोजन। अगर रिन्यूएबल एनर्जी से बनता है तो वो ग्रीन हाइड्रोजन होता है, वो इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा ही ग्रीन हाइड्रोजन बन सकता है, ये तो पता ही होगा आपको। जॉन है फर्स्ट मिसाइल है बिना न्यूक्लियर वेपन की सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि बिना न्यूक्लियर वेपन कैपेबल मिसाइल है। किस कंट्री ने लॉन्च किया है? साउथ कोरिया ने लॉन्च किया है। अफगानिस्तान में अमेरिका का बिहेवियर देखने के बाद अमेरिका के जितने भी अलायंस हैं, खासकर जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया, वियतनाम, ताइवान, ये सब बिल्कुल ठीक हो गए। उनको पता चल गया अमेरिका भागने ही वाला है भैया, इसके भरोसे नहीं रखने वाला। तो इसको देखते हुए साउथ कोरिया ने हाल ही में एक मिसाइल टेस्ट की है जिसका नाम है योन है, और ये नॉन न्यूक्लियर मिसाइल है, नॉन न्यूक्लियर वेपन है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन है ही नहीं साउथ कोरिया के पास, तो कैसे टेस्ट करता। लेकिन अब ये है कि साउथ कोरिया न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर सकता है और योन है मिसाइल से भी टेस्ट कर सकता है। ये जो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, ये ह्यूनमो 2B बैलिस्टिक मिसाइल का एक पार्ट है या वेरिएंट है, जिसकी रेंज है 500 किलोमीटर। सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल 7 अदर कंट्रीज के पास है, जिसमें इंडिया भी हमारा शामिल है। अब साउथ कोरिया भी हो गया। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोन, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। प्रेसिडेंट कौन है? मून जाए इन। देखिए योन है साउथ कोरिया ने टेस्ट किया है। इसके अलावा सी सुल्तान ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट पाकिस्तान नेवी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट कंपनी जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाएगी वो कौन सी है? तो टाटा इंडिया की पहली प्राइवेट कंपनी है जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाएगी। हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसके हेड हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उन्होंने 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का अप्रूवल दे दिया है इंडियन एयरफोर्स के लिए। इसमें से 40 एयरक्राफ्ट इंडिया में ही बनाए जाएंगे अगले 10 वर्षों में। 56 एयरक्राफ्ट कहाँ से आ रहे हैं? एयरबस से आ रहे हैं। एयरबस से मतलब 56 में 16 आएंगे, बाकी एयरबस इंडिया में ही बनाएगा। किसकी मदद से? टाटा की मदद से। एयरबस स्पेन में एस्टेब्लिश है, इसका हेडक्वार्टर यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कंपनी है एयरबस। तो हाल ही में 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए अप्रूवल मिल गया है। ये बनाए जाएंगे एयरबस और टाटा के द्वारा इंडियन एयरफोर्स के लिए। एयरबस की बात करें 1970 में स्थापना हुई, लीडेन नेदरलैंड में हेडक्वार्टर है। क्योंकि एक यूरोपियन फर्म है तो यूरोप की कई सारी कंट्रीज में से मतलब कि ऑफिसेज हैं, उसमें से जो स्पेन की है वहां से डिलीवर किए जाएंगे आपके ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जिसका नाम है C-295MW। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्रीसैट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1972 में इक्रीसैट की स्थापना की गई थी। देख लेते हैं इक्रीसैट क्या है। फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। याद रखिएगा 1972 में स्थापना की गई थी। हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है इक्रीसैट का। इक्रीसैट चर्चा में इसलिए है क्योंकि इक्रीसैट को 2021 का अफ्रीका फूड प्राइज मिला है। क्या? 2021 अफ्रीका फूड प्राइज किसे मिला है? इक्रीसैट को। क्यों? अफ्रीकन और सब सहारा रीजन में ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए। देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन 2021 समिट हुई है अफ्रीका सब सहारा रीजन में। वहां पर फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए 13 कंट्रीज में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए इक्रीसैट को 2021 का अफ्रीका फूड प्राइज मिला है। $1 लाख का प्राइज मिलता है। इक्रीसैट ट्रॉपिकल लेग्यूम्स प्रोजेक्ट, इसको भी इसने लीड किया है 2007 से 2019 के बीच में। इक्रीसैट का नाम याद रखिएगा, अफ्रीका फूड प्राइज मिला है 2021 का। इक्रीसैट इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो ड्रग्स पर नए लॉ को बनाने के लिए 8 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है। इसके हेड कौन है?
डॉक्टर वीजी सोमानी, जो कि इंडिया के वर्तमान में डीजीसी है, डायरेक्टर जनरल बोल रहा हूँ मैं, डीसीजीआई है, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया। डीसीजीआई कौन है? वीजी सोमानी। यही अप्रूवल देती है किसी भी ड्रग का या फिर मेडिसिन का, जिस कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, इसका अप्रूवल किसने दिया है? डीसीजीआई, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तहत आता है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट, उसको नया संशोधन करने के लिए या फिर नए कानून बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसके हेड होंगे वीजी सोमानी। अभी वर्तमान में इंडिया में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 चल रहा है, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया जाएगा और नया ड्रग एक्ट आएगा। अच्छा, ये जो 1940 का ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, ये कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पास हुआ था? चोपड़ा कमेटी। ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चोपड़ा कमेटी 1930 में बनी थी। इसमें ड्रग्स को डिफाइन किया गया है। नया क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि स्कीम किस वर्ष लॉन्च हुई थी? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान 2020 में पीएम स्वनिधि स्कीम लॉन्च की थी। चर्चा में क्यों है? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर कोलैबोरेशन किया गया है और मैं भी डिजिटल 3.0 ड्राइव लॉन्च की। क्या? मैं भी डिजिटल 3.0। दो मिनिस्ट्रीज का इनिशिएटिव है। पर्पस क्या है मैं भी डिजिटल 3.0 का? पीएम स्वनिधि स्कीम जो वर्तमान में 223 सिटीज में रन की जा रही है, उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। अभी तक 45.5 लाख एप्लीकेशन आ चुके हैं, उनमें से 27.2 लाख एप्लीकेशन को लोन सबमिट किया चुका है, मतलब सैंक्शन किया चुका है, और 24.6 यानी 24.6 लाख लोन्स दिए जा चुके हैं। तो अब तक 2444 करोड़ रुपए के लोन दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का इनिशिएटिव है, 2020 में लॉन्च की थी। 10,000 रुपए का लोन दिया जाता है एक वर्ष के लिए। 7% का इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलता है अगर आप टाइमली रीपेमेंट करते हैं, और ये इंटरेस्ट सबवेंशन आपको क्वार्टरली मिल जाता है। आपने टाइमली रीपेमेंट किया, अगली बार 20,000 तक का भी लोन ले सकते हैं। 13वीं ब्रिक्स समिट, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो इस समय इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है ब्रिक्स की। 2021 में 13वीं ब्रिक्स समिट हुई है। 9 सितंबर 2021 को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता की है। 13th ब्रिक्स समिट वर्चुअली हुई है। थीम क्या है? तो थीम एक ही है, ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। बस इतना याद रखिएगा। 2020 में ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी थी रशिया के पास, इसीलिए सेंट पीटर्सबर्ग में उसकी समिट हुई थी। इस बार इंडिया के पास याद रखिएगा। ब्रिक्स की फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई थी? येकातेरिनबर्ग रशिया में 2009 में हुई थी। उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका में हुई थी, उसी दौरान साउथ अफ्रीका इसका मेंबर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है संविधान किस आर्टिकल द्वारा? संविधान के आर्टिकल 150 द्वारा गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट होता है। इस समय बहुत सारे गवर्नर्स का फेरबदल हुआ है पहले भी, और आज क्या हुआ? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह क्या किया गया? उनको उत्तराखंड का गवर्नर बना दिया। क्यों? क्योंकि बेबी रानी मौर्य ने रिजाइन कर दिया था। अभी मैंने आपको बताया, बेबी रानी मौर्य की जगह अब लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ये उत्तराखंड के नए गवर्नर बने हैं, आपको याद रखना है। उसके अलावा बनवारी लाल पुरोहित, कुछ दिन पहले इनको पंजाब गवर्नर का एडिशनल चार्ज मिला था ना, बनवारी लाल पुरोहित को, अब वो परमानेंटली पंजाब के नए गवर्नर बन गए हैं, तमिलनाडु को छोड़ दिया उन्होंने। RN रवि वर्तमान में नागालैंड के गवर्नर हैं, उनको तमिलनाडु भेज दिया गया है बनवारी लाल पुरोहित जी है। और देखिएगा, जो असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी, कुछ दिन तक नागालैंड के गवर्नर भी बने रहेंगे। तो इतने सारे गवर्नर्स चेंज हो गए एकदम से। गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट आर्टिकल 153 के तहत होता है प्रेसिडेंट द्वारा। 5 वर्ष कार्यकाल तो है, लेकिन ये कभी भी हटाए जा सकते हैं, राष्ट्रपति के पर्यंत अपॉइंट हो जाते हैं। पहला मतलब कि ये 2 क्वेश्चन हैं, आई होप कि आप इनके जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय एंड